Hello everyone, welcome to Engineers Academy YouTube channel. So guys, today I am here to discuss about the post GATE counseling. तो गेट का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और आपको अपने मार्क्स, रैंक एंड स्कोर एवरीथिंग सब आप लोगों को पता है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं या तो किसी पीएसयूज के लिए या आईआईटी या एनआईटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने के बारे में। तो देखिए, आपने पीएसयूज के फॉर्म भर दिए होंगे और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो भी है वो कॉल आएगा, तो आपके लक पर डिपेंड है, आप इंटरव्यूज दीजिए। मैं आज आप लोगों को आईआईटी कानपुर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि आईआईटी कानपुर में आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपको जो यहाँ से आप करेंगे आईआईटी कानपुर से, ये आपको क्या बेनिफिट देगा एंड ऑल दैट। तो टुडे आई एम हियर टू ऑल ओवर द डिस्कस अबाउट द आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो सबसे पहले आईआईटी कानपुर के बारे में मैं बता दूं कि आईआईटी कानपुर जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ओल्डेस्ट आप लोगों का कॉलेज है, आईआईटी कॉलेज है। ठीक है, इसकी NIRF रैंकिंग जो है, नेशनल रैंकिंग जो है, इसकी 4th नंबर पर है ये हमारे पास। ठीक है, 1959 में ये एस्टेब्लिश हुआ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन एडवांटेज क्या है यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ऑल ओवर द वर्ल्ड 100+ इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन है। तो आप लोगों को अपने मास्टर्स प्रोग्राम या PhD प्रोग्राम के थ्रू जब आप अपना इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो आप लोगों को 2 से 3 महीने के लिए प्रोजेक्ट या अपने इंटर्नशिप के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाने का भी मौका मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके MOUs काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के साथ हैं। आई थिंक आईआईटी कानपुर के मैक्सिमम इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप लोगों को बाहर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर आप लोगों का आईआईटी कानपुर के लिए आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या PhD के लिए यानी MTech, MS या PhD के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी फॉर्म की डेट जो है वो 22 मार्च से आ चुकी है। 22 मार्च से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग आपका डेट है और अभी रनिंग में है। 11 अप्रैल आपका लास्ट डेट रहेगा, तो उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, बात करते हैं कि आईआईटी कानपुर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आईआईटी कानपुर में आप लोगों का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और आईआईटी कानपुर आपको फॉर्म भरना चाहिए अगर आपका कितना स्कोर है वहां तक। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मेन आप लोगों के लिए कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ मेन आपको 3 कोर्सेज बताए जो आप लोगों के लिए सबसे सही रहेंगे। एक आपका MTech, एक आपका MS जो बाय रिसर्च आप लोगों का रिसर्च प्रोग्राम है, और थर्ड वन आप सीधा यहाँ PhD में भी जो है वो एंट्री ले सकते हैं। PhD के भी आप लोगों के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, जैसे डायरेक्ट PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको गेट स्कोर तो सबके लिए वैलिड है। सबसे पहली बात तो इन तीनों प्रोग्राम के लिए आप लोगों का गेट स्कोर चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर मिनिमम गेट स्कोर पर आप लोगों को कॉल होगा। अगर आप डायरेक्ट PhD के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों का गेट स्कोर के साथ साथ ध्यान रखें कि रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, देन आप लोगों को PhD में एंट्रेंस मिलेगा। ठीक है, एग्जाम की फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। सभी इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए फीस आप लोगों को दिखाई हुई है। जनरल एंड OBC के लिए 500 ईट, और आप लोगों का जनरल OBC एंड EWS के लिए और SC ST के लिए 250 रुपीज़ फीस है। ठीक है, स्टाइपेंड की बात करें तो PhD में आप लोगों का 31,000 आप लोगों का स्टार्टिंग 2 इयर्स तक आप लोगों को मिलेगा पर मंथ। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप लोगों को 35,000 पर मंथ आप लोगों को स्टाइपेंड मिलता है। यानी ये पूरा 5 साल का पूरा ओवरऑल बताया हुआ है। अब इट डिपेंड्स कि आप कितने साल में अपना PhD कंप्लीट कर लेते हैं। 3 साल तो मिनिमम लगते ही हैं। देखो, 3 साल का तो आपका कोर्स ही है, बट वो 4 या 5 साल लगभग लग जाता है। ठीक है ना, आप लोगों का ध्यान रखना PhD के लिए ज़रूरी है कि आपका B या BTech जो है वो 75% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और अगर आप MTech भी कर चुके हैं तो आपका 55% जो है वो आपका MTech में परसेंटेज ज़रूरी है। ठीक है, बात करते हैं MTech और MS की। MTech और MS में सबसे पहली बात तो आपका BTech जो है वो मिनिमम 55% के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का इसमें स्टाइपेंड जो है पर मंथ वो 12,400 रुपये रहेगा। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से ना रिटर्न हुआ ना इंटरव्यू हुआ, सीधे गेट स्कोर के बेसिस पे कॉल किया गया, तो इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं हुए और गेट स्कोर के बेसिस पर जो हैं वो डायरेक्ट कॉलेज असाइन कर दिया गया, यानी आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिल गया। इस बार आप सबको पता है कि कोरोना का इतना ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है इस वक्त, तो आप लोगों का इस वक्त रिटर्न तो नहीं, मैंने ऑब्लिक लगा के लिखा हुआ है, मेनली आप लोगों का इंटरव्यूज़ होंगे, यानी कि आपके गेट स्कोर के हिसाब से आपको कॉलिंग होगी
कितने स्कोर तक होगी वो मैं अभी आप लोगों को बाय टेबल बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस में कितना स्कोर तक लगभग आप लोगों का एक्सपेक्टेड 2022 गेट के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो ध्यान रखना आपके इस बार इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, तो एमटेक और एमएस के लिए अगर आप जा रहे हैं, एमटेक या एमएस के लिए, तो आपका इंटरव्यूज रहेंगे, ठीक है। एमटेक और एमएस में मेन डिफरेंस क्या है, इसके लिए पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है कि आफ्टर गेट आप लोगों का क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो उसमें मैंने एमटेक और एमएस में दोनों में डिफरेंस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है, ठीक है। मेनली एमएस जो है वो आपका रिसर्च वर्क में जाने का है, दिस इज़ रिसर्च असिस्टेंटशिप, ठीक है, और ये टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए है। एमटेक और एमएस में आप लोगों को लगभग ये जो स्टाइपेंड है 12,400 रुपये, इसके लिए आपको पर वीक 8 आवर्स का जो है वो वर्क असाइन किया जाता है। 8 आवर्स का आपको वर्क करना पड़ता है पर वीक, तब जाके आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो 8 आवर्स बहुत ही कम है मेरे ख्याल से, पर वीक कोई इशू नहीं है, यानी डेली का 1 से 2 घंटे खींचकर, ठीक है। तो ये आपके स्टाइपेंड्स एंड ऑल दैट। अब बात कर लेते हैं कि सर ये जो एमटेक और एमएस का है, तो ध्यान से सुनना, इन सब में गेट का स्कोर चाहिए, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जिन स्टूडेंट्स का बीटेक जो है वो आईआईटी से हुआ है, उन लोगों को गेट स्कोर के बिना भी इन कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। बट उसके लिए ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के जिसने आईआईटी से बीटेक किया है, उसका ओवरऑल सीजीपीए जो है सीपीआई, वो आप लोगों का 6.5 सीपीआई होना जरूरी है। और लास्ट 2 ईयर्स में, यानी थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में 8 सीपीआई 8.0 सीपीआई होना कंपलसरी है। तो ओवरऑल चारों साल का मिलाकर देखें तो 6.5 चाहिए, और लास्ट 2 ईयर्स यानी थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आप लोगों का 8.0 सीपीआई है। अगर आपका आईआईटी से बीटेक है इस पर्टिकुलर सीपीआई के साथ, तो आप बिना गेट स्कोर के भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी की बात करें तो ध्यान से सुनना, एमटेक के बाद आप लोग यहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट पीएचडी है, एक मान लीजिए आप इस कॉलेज से एमटेक करते हैं और आपका 8 सीपीआई आता है, 8.0 सीपीआई, तब आपका इंटरव्यू होगा और आप यहाँ पर डायरेक्ट एमटेक के बाद बिना गेट स्कोर के देन आप पीएचडी में एनरोल भी कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इस कॉलेज से एमटेक करते हैं और उनका सीपीआई जो है वो 8.0 है, तो वो स्टूडेंट 8.0 है उससे ज़्यादा, तो वो स्टूडेंट पीएचडी के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे और आप लोगों का सीधे पीएचडी में एनरोलमेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर अबाउट द एमटेक एंड पीएचडी हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बात करूँ तो आप लोगों का इन कोर्सेज में एप्लीकेबल के लिए, स्पेशली एमटेक और एमएस में, बीटेक जो है वो 15 जुलाई 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ध्यान रखें, आप अगर बीटेक कर रहे हैं या बीएस कर रहे हैं, यानी बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, तो आपका ये कोर्स जो है वो 15 जुलाई 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। फॉर्म की ऑनलाइन डेट मैंने आप लोगों को जैसा है वो बता दी है, ठीक है ना, कि आपकी फॉर्म की डेट जो है वो 22 मार्च से शुरू हो चुका है, वो 11 अप्रैल तक डेट है। अब ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। तो मैं जो है मेनली इलेक्ट्रिकल, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन, इन 3 ब्रांचेस पर बात करने जा रहा हूँ। तो इन तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स जनरली इन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में अपना एमटेक, एमएस या अपना पीएचडी जो है वो एनरोल कर सकते हैं। बात करें तो मैंने वाई और एन लिखा हुआ, वाई का मतलब आप कौन कौन सी ब्रांचेस, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन के लिए वैलिड है उसके लिए यस लिखा हुआ है, और जो एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए एन यानी नो लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस प्रोग्राम, ये 3 ब्रांचेस आप लोगों की इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल, ईसी एंड आईएन के लिए, ऊपर की 3 ब्रांचेस, ठीक है। इन 3 ब्रांचेस में लगभग सब एप्लीकेबल हैं, सिर्फ मटेरियल साइंस प्रोग्राम में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एप्लीकेबल नहीं हैं। तो ये आपकी ऊपर की 3 जो हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं। उसके बाद आप लोगों की कोर ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं डबल ईसी और आईएन की, जैसे कंट्रोल एंड ऑटोमेशन जो है, सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क से, फोटोनिक्स से, पावर इंजीनियरिंग आप लोगों का मेन इलेक्ट्रिकल वालों का, तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले इसमें वैलिड है, ठीक है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक वीएलएसआई है, फोटोनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आरएफ एंड माइक्रोवेव। इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन ब्रांच है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है, यानी इन सब में हाईएस्ट देखा जाए तो आप लोगों का माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की कट ऑफ रहती है। कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस वीएलएसआई में डबल ई वालों को भी जो है वो अलाउ करते हैं, बट आईआईटी कानपुर में ध्यान रखें कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है वो हमारा एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है।
कट ऑफ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर इन ब्रांचेस के लिए जाएं तो 2022 का लिए कट ऑफ हमारे पास एक्सपेक्टेड मैंने यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आपका स्कोर इस पर्टिकुलर कट ऑफ के आसपास है तो मेरे ख्याल से आपको अप्लाई करना चाहिए। मिनिमम अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए आप इन सब में देखें तो 650 इज द मिनिमम स्कोर, या 600 मटेरियल साइंस प्रोग्राम के लिए आप लोगों का, यानी कि 600 स्कोर भी है आपका तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस मिलने का चांसेस है, मटेरियल साइंस वगैरह, ठीक है। और अगर मैं कैटेगरी वाइज जाऊं तो हमारे पास लोवेस्ट स्कोर के साथ 300 आपका लोवेस्ट स्कोर है, ठीक है ना। एसटी कैटेगरी के लिए ये आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल टेबल है। तो आप जो हैं वो अपने इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए कौन सी ब्रांचेस एप्लीकेबल है मैंने पिछले टेबल में बताया है आप लोगों को। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर लगभग इतने के आसपास है तो ये लगभग कट ऑफ रहने वाली है, तो आप इनको फिल कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट स्कोर में अगर मैं सभी ब्रांचेस के लिए स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सबसे अच्छी ब्रांच बताई गई है पावर इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई सबसे बेहतरीन वाली ब्रांच है, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप लोगों ने इधर देखा, इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत कम में एप्लीकेबल है, तो कंट्रोल एंड ऑटोमेशन इज द बेस्ट ब्रांच फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। और अगर प्रेजेंट सिनारियो देखें और फ्यूचर सिनारियो के हिसाब से भी बात करूं तो मैं आपको बताऊं तो सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स भी एक बहुत अच्छा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है ना। मतलब ये भी बहुत अच्छा है। माइक्रोवेव्स जो है, आरएफ एंड माइक्रोवेव्स, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल सारे स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया कि आप कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिकल वालों को यही कहूँगा कि आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो पावर इंजीनियरिंग को रखें, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ बात करूँ, हियर इट इज, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पावर इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो कंट्रोल एंड ऑटोमेशन सेकंड ऑप्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है। देन आप या तो अपनी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच जो आपको पसंद हो, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग या बायोलॉजिकल साइंस या मटेरियल साइंस है, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर आप फोटोनिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है ना। मैंने प्रेफरेंस बता दी है, पहले पावर इंजीनियरिंग, देन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, देन आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच या फोटोनिक्स जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं डबल ई वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन पे आऊँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को प्रेफरेंस वाइज बताई जाए तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बस आप लोग पावर इंजीनियरिंग वाली ब्रांच में एप्लीकेबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो मेरे ख्याल से आप स्कोर के हिसाब से भी इसका पता कर सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा आईआईटी कानपुर में प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई के सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सबसे अच्छा कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, जैसा कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी मैंने सेकंड ऑप्शन यही बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी यही बताऊंगा, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन इज द सेकंड ऑप्शन। देन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए आरएफ एंड माइक्रोवेव आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, ठीक है। या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो सिग्नल एंड आरएफ माइक्रोवेव्स में से आप पर्टिकुलरली दोनों में से किसी एक ऑप्शन को ऊपर या नीचे रख सकते हैं, ठीक है ना। स्कोर के हिसाब से रख सकते हो, स्कोर के हिसाब से ये एकदम सही सीक्वेंस है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है आज के टाइम पर, ठीक है ना। तो इंटरडिसिप्लिनरी में काफ़ी लोग जो हैं वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग को चूज़ कर रहे, चाहे कोई भी ब्रांचेस हो जिसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग एप्लीकेबल है। जैसे कि हमने देखा यहाँ EECIN तीनों के लिए ये एप्लीकेबल है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो इंटरडिसिप्लिनरी में जाएँ आप अगर अपनी कोर के अलावा, तो आप किस में जा सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग को भर सकते हैं, क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज देती है आफ्टर द एमटेक और एमएस और पीएचडी व्हाटएवर, ठीक है ना। रिसर्च वर्क भी काफ़ी चल रहा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोगों के पास कंट्रोल एंड ऑटोमेशन फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। आफ्टर दैट एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेकंड ऑप्शन रहेगा, और थर्ड ऑप्शन आपका बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग रहेगा, ठीक है ना। ये प्रेफरेंसेस आप फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, और ये लगभग आप लोगों का गेट स्कोर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आप लोगों का स्कोर है आप फिल करें। देखो पहले स्कोर ज़्यादा जाता था, अभी ये एक्सपेक्टेड मैंने बताया है, लेकिन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक आते आते ये स्कोर और ज़्यादा नीचे जा सकता है। ये मैंने आपको स्कोर लगभग सेकेंड राउंड तक का दिया है, ठीक है ना। सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड एंड ऑल दैट, यहाँ तक भी आप जाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं बता दूँ, कॉप पे रजिस्ट्रेशन करना है, COAP, ठीक है ना।
कॉप रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू सभी आईआईटीज़ की काउंसलिंग करेंगे। तो ध्यान रखना, आईआईटी कानपुर में आप लोगों को कॉप रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है, तो पहले आपको कॉप पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है ना, कॉप की साइट COAP पर, ठीक है ना। और आफ्टर दैट अगर बात करें तो मैं तो यही कहूँगा कि थर्ड राउंड तक काफ़ी ज़्यादा लो स्कोर तक चला जाता है, ठीक है ना। तो स्पेशली इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में तो काफ़ी लो स्कोर तक चला जाता है। तो आईआईटी कानपुर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू अगर आप लोग अपना एमटेक, MS या PhD का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैं फाइनली एक बार वापस ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। डेट जो है वो 22 मार्च से 11 अप्रैल तक है। आईआईटी कानपुर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एमटेक, MS एंड PhD। आप लोगों के इन पर्टिकुलर EEC एंड IN के लिए इन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आप अपना एमटेक, MS या PhD कर सकते हैं। और आपके लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहेंगे जो सेकेंड राउंड तक की मेरे ख्याल से कट ऑफ है। थर्ड राउंड तक भी अगर आप जाते हैं तो शायद ये कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे तक जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, ठीक है। तो फॉर्म की डेट जो है 11 अप्रैल लास्ट डेट है, तो तब तक फॉर्म फिलअप कर दें, ठीक है। और अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो किसी पर्टिकुलर आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड या स्कोर से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप इंजीनियर्स एकेडमी के पर्टिकुलर नंबर पर जो हैं वो कॉल कर सकते हैं, या आप लोग किसी भी पर्टिकुलर ब्रांचेस के स्पेशल जो हैं फैकल्टीज़ वगैरह जो पर्टिकुलरली इन काउंसलिंग वगैरह के बारे में, जैसे कि मैंने आपको आईआईटी कानपुर के बारे में बताया, इससे पहले आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, इनके बारे में भी वीडियोस बन चुके हैं, तो आप उनको भी इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देखें। मेरे पर्सनल नंबर भी आप लिख सकते हैं, दैट इज़ 9680249842। तो आपको किसी भी तरह का अगर कोई पर्टिकुलर गाइडेंस चाहिए एमटेक, MS या PhD से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर आईआईटी कानपुर में किसी भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है गाइज। ओके, मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी सही रही होगी, काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगी आप लोगों को ये डिसाइड करने में कि आप कौन से स्पेशलाइजेशन में अपना एमटेक या MS करेंगे। ओके गाइज, सो थैंक यू। ओके, If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.